जब मैंने पकड़ा वो सिटिंग एमपी था। और वो राजू पाल मर्डर में एब्सकॉन्ड कर रहे थे। अतीक अहमद का जो टेरर दिखाया है वो टेरर फिल्म में जो दिखाया उससे ज्यादा था असलियत में या बहुत ज़्यादा था। डायरेक्टर ने इतना पूरा नहीं दिखाया जो उसका टेरर था, वो वाकई बहुत ज़्यादा टेरर था। 79 से लेकर 2007 तक 5 बार एमएलए रहा, 3 बार अपना दल से और 2 बार समाजवादी पार्टी से। घेरा मैंने ग्लॉक उसके शीशे के पास लगाई, कंधे के पास, और मैंने इशारा किया शीशा नीचे। तो इसकी आवाज़ आती है कि सर। हमने गेट खोल के इसे उतारा, तो जब उतारा तो देखा कि इसका जो सफारी सूट पहना हुआ था ना ग्रे कलर का, उसमें पेशाब कर दिया था। डर से पेशाब निकल गया। एक इतने बड़े गैंगस्टर। यस। पेशाब क्यों किया और पसीना क्यों निकला? मौत का डर। इसके पाकिस्तान से वेपन आते थे। इसका जो है कानपुर से लेकर और नेपाल तक बॉर्डर तक जो भी रेलवे टेंडर छूटता था वो इसके नाम से छूटता था। मतलब इतना इसकी पकड़ थी रेलवे में और खौफ उस जमाने में। तो सुहेब इलियासी जो उसके मेन एंकर राइटर सब कुछ थे, उनको आपने इंट्रोगेट किया था, उठाया था। Hello and welcome to the program once again. India's most wanted. जितनी ऊंचाई पे जितनी स्पीड से चढ़ा था उसके कई गुना एकदम नीचे आ गया उस इंसिडेंट से। नहीं, बहुत नाम था और बहुत बड़ा स्टार था अपने आप में। मैंने सुहेब भाई दुनिया को बोले ध्यान रखना। मैंने फ़ोन काट दिया। इंस्पेक्टर विनय त्यागी, ये नाम अभी कहाँ सुना है आपने? ये नाम आज फिर से सुर्खियों में है क्योंकि धुरंधर 2 जो बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट देख चुके हैं और बहुत देखने वाले हैं, उसमें एक क्लिप है जहाँ पे आप देखेंगे इंस्पेक्टर विनय त्यागी अतीक अहमद का हाथ पकड़ के लेकर जा रहे हैं। हाँ, इन्होंने ही अतीक अहमद को सबसे पहली बार अरेस्ट किया था। अतीक अहमद सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, एक पॉलिटिशियन जो बहुत बड़ा एक नेक्सस चलाते थे, और उसके बाद ऐसा भी दिखाया कि उनके पाकिस्तान से लिंक्स थे, उनकी डीलिंग्स थी। सिर्फ उनको ही नहीं, और अपने 37 साल के करियर में इंस्पेक्टर विनय त्यागी ने 27 एनकाउंटर किए हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां अतीक अहमद के अरेस्ट को लेकर और जो बाकी इनकाउंटर्स उन्होंने किए हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में रहकर, वो आज हम आपको बताएंगे। प्लीज़ लेट्स वेलकम इंस्पेक्टर विनय त्यागी, जो अभी रिटायर हो चुके हैं दिल्ली पुलिस से, पर उनके पास बहुत सारे सच की कहानी और किस्से हैं जो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। आज हम आपको उनसे बुलाएंगे। लेट्स वेलकम मिस्टर विनय त्यागी। थैंक यू असला जी, आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। सर, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सबसे पहले थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने आपको इतना सादा अभी एकदम से दोबारा देख लिया। जब हम जर्नलिस्ट रहे उस समय में, तब आपकी खबरें पढ़ा करते थे और बातचीत भी होती थी। अभी जैसी धुरंधर आई उसमें एक फ़ोटो आई जिसमें आपका नाम, आपका चेहरा है, एक जैकेट पहने हुए, और आपके साथ अतीक अहमद है। तो सबको लगा कि ये इनको तो हम जानते हैं जी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने धुरंधर 2 देखी है कि नहीं अभी तक? हाँ, आप देख ली मैंने। कब अभी देखी है? अभी मैंने 15 दिन पहले देख ली। अच्छा। हाँ। तो कैसा आपको लगा कि सही दिखाया एकदम? बिल्कुल फिट, बिल्कुल सही, बिल्कुल एकदम सटीक। तो अच्छा, उसमें अतीक अहमद का जो टेरर दिखाया है वो टेरर फिल्म में जो दिखाया उससे ज्यादा था असलियत में या बहुत ज़्यादा था। डायरेक्टर ने इतना पूरा नहीं दिखाया जो उसका टेरर था, वो वाकई बहुत ज़्यादा टेरर था। उससे भी ज्यादा? उससे भी ज़्यादा। ऐसा ऐसे क्यों और ऐसे कैसे? ऐसा इसलिए कि वो जब पॉलिटिशियन बना तो उसकी जो पृष्ठभूमि रही वो क्राइम से रही। मर्डर करके उसने एक तांगे वाले का मर्डर किया था और वहाँ से वो लाइमलाइट में आया था सबसे पहले उसने। अच्छा। और वो 79 से लेकर 2007 तक 5 बार एमएलए रहा, 3 बार अपना दल से और 2 बार समाजवादी पार्टी से जी। और छठी बार वो फूलपुर से एमपी का। बिल्कुल सांसद ही थे ना जब आपने उनको जब मैंने पकड़ा वो सिटिंग एमपी थे और वो राजू पाल मर्डर में एब्सकॉन्ड कर रहे थे। एक सिटिंग एमपी एक
साथी पॉलिटिशियन के, मतलब चाहे ओपोनेंट ही है पर है पॉलिटिशियन के, जी, जी। मर्डर में एब्सकॉन्डिंग है, ये जी। ये एक लाइन में फिट भी नहीं ये हो रहा है बहुत ठीक बड़ी से। बात थी कि एक एमपी मर्डर किया हो और सिटिंग एमपी हो और फरारी काट रहा हो। मैं वो उस भी टाइम के मर्डर कुछ की। आपको दिखाता हूँ, आपके मीडिया ने कवर किया था जब मैंने इसे अरेस्ट किया था। तो ये फ़ोटो थी, तमाम अखबारों ने इसे हाईलाइट किया था। बाहुबली सांसद अतीक अहमद गिरफ्तार। हाँ, मैं ये इसके आप साथ। ये वाली फोटो ये तो ये शायद मैं आप- साथ में हूँ जो पिक्चर में चल रही धुरंधर है। में जो फोटो जी जी जी। इसके बाद फिर जब ये कोर्ट किया, मैं इस हाथ पकड़ के पेश कर रहा हूँ। ये मैंने हाथ पकड़ रखा अतीक का। हाँ जी, हाँ जी, दिल्ली में धरा गया अतीक। हाँ, ये जब 30,000 कोर्ट में मैं सीएमएम कोर्ट के पेश किया तो मैंने इसका हाथ पकड़ के इसे पेश किया था। तो ये देख रहे हैं कि मैंने हाथ पकड़ रखा अतीक का। फिर क्या हुआ कि जब इसे तिहाड़ भेजा गया तो दैनिक जागरण ने बड़ी अच्छी स्टोरी छापी कि तिहाड़ में करवटें बदलता रहा अतीक। फोटो मेरी छाप दी और स्टोरी अतीक की। ये गड़बड़ कैसे हो गई? हाँ, वो उन्हें इम्प्रेशन ये था कि भाई मैंने पकड़ा था, तो उनके दिमाग में मेरा चल रहा था, फोटो गलती से मेरी छाप दी। फिर मैंने बिल्ट में आप लोग सिमिलर है वैसे। जी, तो मैंने इन प्रेस रिपोर्टर साहब को फ़ोन किया। प्रेस रिपोर्टर थे जिन्होंने छापा था, आशुतोष झा। तो मैंने कहा आशुतोष जी ये क्या किया? तो बड़ी ज़ोर से हंसे, बोले सर दिमाग में तो अतीक था लेकिन फ़ोटो आपकी छप गई। अगर आप गोल्फ कैप लगा लेंगे तो आप भी अतीक लगेंगे। वही बिल्ट में आप तो लोग आज बहुत मैं ये सिमिलर है। आपको कटिंग लाया हूँ कि मैंने कि विद एविडेंस दिखाऊं, क्योंकि मैंने और चैनल पे पॉडकास्ट की है। तो हो सकता है सब लोग ये समझ रहे हो कि ये इंस्पेक्टर जो है फेंक रहा है या नहीं बड़ा चढ़ा के सबको उस समय बता में रहा। जो जर्नलिज्म में था उनको तो मालूम है। तो मैं ये आज साथ लाया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि उस टाइम के न्यूज़पेपर ने, मेरी एक हैबिट है 37 साल में जितना भी मैंने अरेस्ट किए हैं, हार्डकोर क्रिमिनल, ड्रेडेड क्रिमिनल या शूट आउट, उनके सबके जो है ना मेरे पे कटिंग है। वो आपकी जीवन की कमाई है पूरी। तो मेरी 37 साल की जो कमाई है पुलिस की, वो सब मेरे इन पेपरों के उसमें झलकता है। बिल्कुल। तो मैंने बड़ा अच्छा कलेक्शन किया हुआ। तिहाड़ में कितनी रात रहा अतीक? तिहाड़ में 3 तारीख को यूपी गया। एक को हमने पेश किया, तो एक की रात को, रात 2 को, 3 को ये इलाहाबाद अच्छा, पेश किया। तो अभी 2008 में वापस चलते हैं। हाँ, 2000। रिक्रिएट करते हैं पूरा जी, scene। जी, जी, जी। तो 2008 में जब पहली बार आपको ये मालूम चला कि अतीक अहमद एक गैंगस्टर है और उसको उठाना है, ये पूरा कैसे हुआ? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये ऐसे हुआ था कि मैं स्पेशल सेल एनडीआर लोधी कॉलोनी में पोस्टेड था। ये वाक़या 2008 का जनवरी का। हम किसी इनपुट पे काम कर रहे थे, किसी हार्डकोर क्रिमिनल पे, किसी और पे? तो उस पर एक कॉल चली अतीक की। अच्छा, सामने वाला नाम ले रहा था अतीक भाई। तो हमारे एकदम कान खड़े हुए कि भाई अतीक भाई। तो हमने फिर जो है उसे डीप इन्वेस्टिगेट किए, पूरा सर्च किया, पता चला ये अतीक भाई हैं जो सिटिंग एमपी है। फिर उसी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि इस पर 2 लाख के नाम है और राजू पाल मर्डर केस में ये वांटेड है, फरार चल रहा 6 महीने से। और 6 महीने में ये देखिए तमाम अखबारों ने भी कवरेज दी उस टाइम कि ये 6 महीने से एब्सकॉन्ड कर रहा था मर्डर। बॉम्बे और दिल्ली में इसने हाइड आउट बना रखे थे। अच्छा, हाँ, ये तमाम अखबारों ने लिखा, भगोड़ा सांसद अतीक गिरफ्तार। तो जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली तो इन्फॉर्मेशन पे हमने जो है काम चालू किया। तो एक दिन इसने क्या करा कि इसने अपनी लोकेशन चेंज करनी थी, जहाँ छुपा था वहाँ से। हाँ। तो जहाँ इसकी लोकेशन थी वो थी पीतमपुरा में, एक गालिब अपार्टमेंट था। अच्छा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इसके में भी नॉन थे वो। तो ये वहाँ पे ठहरा हुआ था। तो इसने उस दिन लोकेशन चेंज करनी थी, तो इसने फ़ोन किया अपने नॉन को कि गाड़ी इतने बजे ले आना। तो हमें एकदम कान खड़े हुए कि भाई ये लोकेशन चेंज कर रहा है। सीनियर अफसर को बताया कि सर ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने कहा आप अपना काम करिए। ये पकड़ो सब इसे। कॉल इंटरसेप्शन पे चल रहा है। हाँ, तो हमने वहाँ ट्रैप लगाया। ये 31 जनवरी 2008 की बात है, शाम की 4:30 बजे। तो जब ट्रैप लगाया तो एक होंडा सिटी कार आई DL3C AA 1025, नाम याद है। आके जो है वो अपार्टमेंट में अंदर घुसी। जब घुसी और जहाँ लगी तो थोड़ी देर बाद जो है ये सिटिंग MP अतीक अहमद
उतर के उस गाड़ी में बैठते हैं। तो हमने पहले डिसाइड ये किया जब कॉल सुनी कि इसे जो है जैसे ही नीचे उतरेगा, हमें ये नहीं पता किस फ्लैट में, अच्छा, ना फ्लैट का फ्लैट नंबर नहीं पता, ना ये पता था कौन प्रोफेसर है, ये तो इंटरोगेशन में आया बाद में पकड़ने के बाद। तो पहले तो हमने सोचा कि इसे उतर तो ही लेते हैं जैसे ये गाड़ी के पास आएगा। फिर क्योंकि अब हमने कॉल सुन रखी थी तो ये था भाई हार्डकोर क्रिमिनल है इसके साथ, हार्डकोर क्रिमिनल है, शूटर हो सकते हैं इसके साथ, अच्छे वेपन हो सकते हैं। तो हम पूरी तैयारी से जाते हैं, जब ऐसा किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो हम पूरी तैयारी करके जाते हैं, पूरा होमवर्क करके। तो हम भी 3 गाड़ी में थे, पूरी टीम थी मेरी, हमारी टीम थी। तो 3 गाड़ियों को हमने जो है फिर डिसाइड किया कि नहीं, इसे गाड़ी में बैठ के लेंगे, अगर पहले लेंगे शूट आउट होगा तो वहाँ इनोसेंट रेजिडेंट को गोली लग सकती है, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को गोली लग सकती है। तो हमने फिर अपना विद इन 2 मिनट वो चेंज कर दिया अपना प्रोग्राम कि जब ये गाड़ी में बैठेगा तब लेंगे। मतलब जब गाड़ी चलना शुरू हाँ, कर देगी। तो जब ये गाड़ी में बैठा और अभी 15-20 मिनट चला तो मेरे पास उस दिन वैगन आर थी, हमने वैगन आर इसकी गाड़ी के आगे लगाई, एक हम पे सेंट्रो कार थी, एक और वैगन आर थी, 3 साइड से इसे घेर लिया और मैंने उतर के। ये कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली? ये ग्लोक इसमें गालिब अपार्टमेंट में कि आगे जाके अंदर ही हाँ, अंदर ही घुस गए थे फिर हम, क्योंकि अगर हम कॉलोनी के बाहर जाते तो सड़कें चौड़ी पता नहीं कहाँ घुस जाता, फिर रेस ड्राइविंग करता, हम भी करते, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाता या कोई इनोसेंट मारा जाता या डर के फायर करता हम पे, अपने बचाव में हम भी करते। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसे गेट से बाहर नहीं निकलने देंगे कॉलोनी के। तो हमने इसे कॉलोनी के गेट के अंदर ही ले लिया, कॉलोनी के अपार्टमेंट के। तो जैसे ही मैं उतर के, इसकी कंडक्टर सीट पे बैठा हुआ था, ड्राइवर सीट पे एक और बैठे थे। तो जैसे ही मैं उधर गया, मैंने ग्लॉक पिस्टल थी मेरे पे और मेरी टीम के पास AK-47 बुलेट प्रूफ वगैरह सब तैयारी होती है। तो जैसे ही चारों तरफ से घेरा, मैंने ग्लॉक इसके शीशे के पास लगाई, कनपटी के पास, और मैंने इशारा किया शीशा नीचे। तो इसकी आवाज़ आती है कि सर अरेस्ट है। मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मैं उस टाइम सब इंस्पेक्टर था। मैंने कहा मेरा नाम सब इंस्पेक्टर विनय त्यागी है और मैं स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस से हूँ। तो इसने कहा अरेस्ट है, मैंने कि यू आर अंडर अरेस्ट, अंडर कस्टडी। तो बोला ऐसा कीजिए कि हम गाड़ी आपकी गाड़ी के पीछे रख लेते हैं और आपके साथ साथ चलेंगे। अब हमें पता था कि हार्डकोर क्रिमिनल है, फिर सिटिंग MP है, हरकत करेगा, अप्रोच करेगा किसी को, तो हमने उसे मौका ही नहीं दिया। हमने गेट खोल के इसे उतारा। तो जब उतारा तो देखा कि इसका जो सफारी सूट पहना हुआ था ना, ग्रे कलर का, उसमें पेशाब कर दिया था, डर के मारे। डर से पेशाब निकल गया एक इतने बड़े गैंगस्टर का। यस। और गोल्फ कैप जो पहनी हुई थी ऊपर से नीचे पूरा स्वेट आउट था, पसीने में एकदम, इतनी ठंड में। उस दिन 6 डिग्री टेम्परेचर था। पेशाब क्यों किया और पसीना क्यों निकला? मौत का डर। इतना डर लग गया उसको? उसे डर इसलिए लगा कि एक तो मर्डर में वांटेड था, फिर वहाँ उस टाइम चीफ मिनिस्टर मायावती जी थी, और उसने जो MLA मारा वो मायावती जी का MLA था, राजू पॉल, बहुजन समाज पार्टी का था। तो यूपी गवर्नमेंट इसके पीछे STF लगा रखी थी और ये 6 महीने से एब्सकॉन्ड कर रहा था। जामा मस्जिद रुका, फिर मीरा रोड चला गया बॉम्बे, उसके बाद फिर ये गालिब अपार्टमेंट। अच्छा, ये सातिर इतना था, जिस हाइट आउट पे भी जाता था फ़ोन नहीं करता था उन्हें कि मैं आ रहा हूँ, ऑल ऑफ सडन पहुँचता था और जाकर शेल्टर लेता था। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो पूछ लें कि भाई क्यों आए हो, आने का कारण या कितने दिन रुकोगे। खौफ था इसका, इतना खौफ था। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो रिश्तेदार है या कौन थे, लेकिन नॉन थे और डर के मारे पनाह देते थे इसे। तो इसे ये था कि हम यूपी STF है, क्योंकि STF इनके पीछे सरगर्मी से तलाश कर रही थी। 2 लाख का इनाम था। उसी दौरान क्या हुआ था कि यूपी गवर्नमेंट ने इसका एक इलाहाबाद में 3 स्टार होटल था, वो डिमोलिश कर दिया था और जो इसकी संपत्ति थी वो कुड़ कर दी थी, और STF को ये था कि इसे पकड़ना है। तो सरकार पीछे है इनके, इसलिए वो डर, इसलिए उसने डर था। और उसने कई जगह कहा भी था कि जी मुझे यूपी चीफ मिनिस्टर से डर है। तो इसे 29 नॉर्थ एवेन्यू मिला हुआ था, गवर्नमेंट फ्लैट MPs को जो मिलते हैं, अलॉट होते हैं। तो वहाँ STF पड़ी हुई थी कि भाई हो सकता है देर सबेर कभी आता हो तो यहाँ घेर लेंगे। लेकिन उससे पहले वो हमारे हत्थे चढ़ गया। तो जब चढ़ गया तो उसे बड़ा सरप्राइज हुआ, दिल्ली पुलिस ने क्यों अरेस्ट कर लिया। उसे ये नहीं पता था कि कहीं की भी हिंदुस्तान में कहीं भी तुम्हें पुलिस अरेस्ट कर सकती है, आप मर्डर में वांटेड हो या किसी क्रिमिनल केस में वांटेड हो, हिनियस क्राइम में,
तो आपको अरेस्ट करेंगे। तो कोई हमने अरेस्ट मतलब कर नहीं लिया। कि कोई स्टेट पुलिस ही नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर क्राइम तो क्राइम है, किसी भी स्टेट की पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो अरेस्ट कर लिया तो फिर हम उसे वहाँ ले गए लोधी कॉलोनी। तो लोधी कॉलोनी वहाँ से करीब 25 किलोमीटर पड़ता है गालिब अपार्टमेंट्स। तो उस दौरान इसका हलक सूख गया। उसी हालत हाँ, में जो गीले हाँ। कपड़े और उसी तो मेरी गाड़ी में हर टाइम 2 बोतल पानी होता, तो इन्हें पानी पिया। जब हम लोधी कॉलोनी पहुँचे तो पुलिस स्टेशन लोधी कॉलोनी का इसने वो पड़ा बोर्ड, तो इसने लंबी सी एक सांस ली, बोला त्यागी जी मैं अब जो हूँ सेफ़ हूँ। क्योंकि दिल्ली पुलिस में है। मैंने आई कार्ड दिखाया, वो इतना डर रहा हुआ था कि उसने दिल्ली नहीं पढ़ा, पुलिस तो पढ़ा। अच्छा। और मेरे आई कार्ड में फ़ोटो थी वर्दी की। हाँ। दिमाग में तो STF छा रही थी ना उसका। तो अच्छा, तो जब डर वहाँ- सिर्फ STF से है हाँ, अभी तो जब हम वहाँ पहुँचे तो इसे ये लगा कि भाई अब एनकाउंटर तो होगा नहीं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हाथ में। फिर वहाँ गए, फिर इससे इंटरोगेशन स्टार्ट की हमने। फिर इसने बताया कि मर्डर किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ। तो इसने बताया कि जी सर आपने पहले आप सीन बाय सीन बताइए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने उसको उठाया, लोधी कॉलोनी देखकर उसको चैन आ गया, फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंज था? बॉडी लैंग्वेज में पहले तो बहुत ज़्यादा टेरराइज था गाड़ी में बैठते ही। अच्छा। वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था, कुछ नहीं। उसे ये था कि भाई कहाँ ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं। पूरे रास्ते चुप। पूरे रास्ते चुप था। लेकिन लोधी कॉलोनी गेट पे जाके उसकी आवाज़ निकली। उसने एक बार बात करी, एक पानी पीते समय कि पानी पी लो। दूसरा जब लोधी कॉलोनी पहुंचा, क्या अब मैं सेफ आता हूँ मैं। फिर अंदर गए, फिर कहाँ बिठाया फिर आपने? अंदर गए तो हमने वहाँ इंटरोगेशन रूम में जैसे अपने- जनरली पुलिस क्या करती है, वो घमंड तोड़ने के लिए बड़े क्रिमिनल्स का फर्श पे बिठाती है। क्योंकि चूंकि सिटिंग MP था, अच्छा। तो हमने उसे कुर्सी पे बिठा। कुर्सी ऑफर करी, क्योंकि सिटिंग MP थे तो एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट तो थी। तो कुर्सी पे बिठा के फिर इंटरोगेशन किया हमने। फिर हमने उससे पूछा भाई कुछ खाओगे पियोगे? तो उसने उस दिन मेरे ख्याल से भूखा था, तो बोला मुझे रात को, पहले तो मना करता रहा, फिर रात को उसे लगी भूख 11 बजे। तो उसने कहा सर मुझे या तो एक गिलास दूध मिल जाए या चाय, और साथ में ब्रेड टोस्ट। अच्छा। फिर मैंने उसके लिए ब्रेड टोस्ट का अरेंजमेंट कराया और चाय पिलवाई। मतलब खाना नहीं खाया उसने। अच्छा। फिर पूरी रात वो सोया नहीं, पूरी रात हम इंटरोगेशन करते रहे, उस पर पूरी हिस्ट्री जानते पूरी रहे। रात आप लोग ने फिर उसने बताया कि जी कैसे पॉलिटिक्स में आया, कैसे दबदबा बना। तो उसका जितना भी दबदबा बना वो एक क्रिमिनल हिस्ट्री से बना, उसकी पृष्ठभूमि क्राइम रही। और ऐसे ही लोग नेता बन जा जी। रहे हैं। तो एक बार उसने एक UP पुलिस का सिपाही बुलाने गया था, तो उसे मार के काट के, उसके बताते हैं शरीर की खाल उधेड़ के, जैसे बकरे को काटते हैं। हाँ? और चौक पे लटका दिया था और थाने में फ़ोन कर दिया था कि अपना इनाम ले जाओ। ये कब की घटना होगी सर? ये 2000 कुछ किया, 2000 कुछ की घटना नहीं 90 समथिंग किया। ये कसारी मसारी एक जगह है जहाँ रहता था, पुलिस भी नहीं घुसती थी, वहाँ पे इसने ये कांड किया। वहाँ के लोकल पुलिस के साथ? लोकल पुलिस का सिपाही था थाने का। सिपाही? हाँ। और वो क्या करने गया था? समन देने? बुलाने गया था थाने में, किसी कोई कंप्लेंट आई थी कि आपको SHO ने बुलाया। तो SHO की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर डेड बॉडी ले आए। उस टाइम के बताते हैं SP की भी हिम्मत नहीं थी। फिर उसने वो डेड बॉडी बाद में फिकवाई। इतना खतरनाक इतना था? टेरर था उसका। उसके साथ ऐसा मतलब इस तरह का? हाँ, उसने एक व्यवहार? मैसेज दिया कि मेरे घर अगर ऐसा भेजोगे तो ऐसा करूँगा। इतनी हिम्मत होती इतनी कि हिम्मत पुलिस थी, के अगेंस्ट ऐसा बिल्कुल। करने की? और आपने देखे होंगे, देखो बड़े बड़े नेता उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे और कैसे धमकी देता था, कितनी वीडियो उसकी वायरल हो रखी हैं। हाँ बॉम्बे हो? अतीक बोल रहा हूँ, तुम्हारे अब्बा बैठते थे। जी जी जी, वही तो। हाँ मैं तेरा बता। किसी SP को दे देता, किसी SHO को, किसी को भी धमकी दे देता, SDM वगैरह को, सबको। तो उसकी इतनी चलती थी। और उसके बाद भी किसी ने उसको पकड़ने का कोई पकड़ने की कोई कभी प्रयास नहीं किया। आपने जो किया था जब वो हमने पहला अरेस्ट attempt किया था। तो उस पर 111 केस है, 111 केस ऑन रिकॉर्ड। और उसने फूलपुर में जब MP का इलेक्शन लड़ा तो उसने जो फाइल किया, पेपर जो फाइल करते हैं, उसमें 47 दिखा रखे थे क्रिमिनल। ये मैं लाया हूँ पेपर, देखो इसमें इसने क्या कर रखा है, इसमें दिखा रखा कि मेरे 47 वो कर रखे हैं, क्या नाम है, केस थे।
लेकिन 47 नहीं थे, 111 केस थे उस टाइम। और जब इसका मर्डर हुआ उस टाइम इस पर करीब 200 केस थे जो 2023 में बाद में जी, तो इतने केस थे इस पे। और इसका जो है कानपुर से लेकर और नेपाल तक बॉर्डर तक जो भी रेलवे टेंडर छूटता था वो इसके नाम से छूटता था। मतलब इतना इसकी पकड़ थी रेलवे में और खौफ उस जमाने में। तो उस राजूपाल को क्यों मारा वो बताया? राजूपाल को इसलिए मारा कि जब ये एमएलए से एमपी लड़ा तो सीट खाली हो गई। सीट खाली हो गई तो इसने अपने भाई अशरफ को, छोटे को, खड़ा कर दिया। उसके खिलाफ जो है बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया राजूपाल अच्छे मतों से जीत गया। तो इसे ये झटका लगा कि जो बाहुबली वाली इमेज थी इनकी, हाँ, और जो इतने दिनों से इसने ये बाहुबली वाली इमेज कमाई थी वो तो ख़त्म हो गई, दबदबा ख़त्म होता जा रहा। तो इसने फिर प्रण कर लिया कि इसे मुझे रास्ते से हटाना जब भी मौका मिलेगा। फिर इसने एक दिन जब वो कहीं जा रहे थे तो मेडिकल चौक पे घेर लिया इसने और शूटरों ने, और उसे अनगिनत गोलियां मारी। अनगिनत गोली मारने के बाद वो बताते हैं 1.5 से 2 घंटे वो वहाँ पड़ा रहा। ना कोई एम्बुलेंस आई, ना उस टाइम पुलिस पहुँची। फिर जब उसे मेडिकल पहुँचा दिया तो वहाँ भी शूटर पहुँचे इतनी गोलियां मारने के लिए कि इसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो। वहाँ भी गोलियां मारी हॉस्पिटल में। तो मतलब इसका टेरर था। हॉस्पिटल में कोई भी चला जाए शूट करने के लिए। अब मुझे कहीं जाना है, मैं पिस्टल ली, कौन चेकिंग करेगा मेरी हॉस्पिटल में? भाई जब कोई किसी को गोली लगती है एमएलए वगैरह का तो उसके वो भी तो जाते हैं सिंपैथाइजर, तो सिंपैथाइजर बन के पहुंच जाओ, वैसे पहुंच जाओ। वहाँ जाके भी गोलियां मारी। मतलब इस तरह से मारना, इतना वायलेंस, जो वैसे तो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि मैं बाहुबली हूँ, बाहुबली रहूँगा। मैं अगर एमपी बन गया तो मेरी सीट पे मेरा भाई जीतेगा या मेरा रिश्तेदार जीतेगा। ये गवर्नमेंट को चैलेंज किया इसने। तो चूंकि वहाँ मायावती थी, मायावती बड़ी स्ट्रिक्ट थी। मायावती अच्छे एडमिनिस्ट्रेटरों में मैं मानता हूँ, मेरी जो इंडिविजुअल सोच है वो ये है कि मायावती जी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर है। उन्होंने कई केसों में देखा होगा अपने एमपी एमएलए बुलाते थे और कोई शिकायत या बदतमीजी या मर्डर या रेप हुआ तो उठा के भिजवा देती थी जेल। फिर उसके बाद इन्होंने क्या बताया आपको कि इसके ये और मतलब इनका जो ये दबदबा, और फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए? पॉलिटिक्स में तो आए इसलिए ना, पॉलिटिक्स से फिर इसका जो है दबदबा बढ़ता चला गया तो ये बेकाबू हो गया। बिल्कुल। और जो हमने अब हम मूवी के में वापस चलते हैं, तो जो फिल्म में दिखाया है कि ये पाकिस्तान से इनकी डीलिंग थी और वहाँ से पूरा जो भी असला और ड्रग्स ये सब बेचते थे इंडिया में, और कहीं कहीं रिसर्च में भी ऐसा पढ़ने को मिला है। तो हालांकि ये बाद में हुई है बात और बाद में मारा है, क्या था आप लोग को भी तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। क्या हुआ कि जब इसे हमने अरेस्ट किया तो हम पे इनपुट सिर्फ राजूपाल की थी। तो हमने एक लिमिटेड दायरे में से इन्वेस्टिगेशन करी, इंटरोगेशन की, क्योंकि एक तो सिटिंग एमपी थे। सिटिंग एमपी के साथ आप इंटरोगेशन करोगे तो प्रोटोकॉल होता है, जो इतना बड़ा गैंगस्टर हो उसके लिए भी। सबसे पहले तो ये कि हमें प्रोसीजर सारे अडॉप्ट करने पड़ते हैं। जब अरेस्ट करते हैं कोई एमपी या एमएलए सिटिंग, तो उनकी इन्फॉर्मेशन एकदम देनी पड़ती है। तो हमने इनकी अरेस्ट की इन्फॉर्मेशन एकदम लोकसभा स्पीकर को भेजी स्पेशल मैसेंजर के थ्रू। फिर उसके बाद हमने इनसे इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट करी। फिर इन्होंने बताया कि क्यों मर्डर हुआ, कैसे क्रिमिनल बना, कैसे रेलवे के टेंडर छुटवाता था। फिर एक डिफेंस कॉलोनी का केस था, कोठी कब्जाई थी इसने पंचशील में, तो डिफेंस कॉलोनी थाने में केस रजिस्टर था, उसके बारे में बताया। तो इसने ये सारी बात करी। तो ना तो हमने उस पॉइंट पर बात करी और ना उसके बारे में हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी उस टाइम में। लेकिन बाद में अरेस्ट करने के बाद पता चला कि भाई इसके पाकिस्तान से वेपन आते थे, ड्रोन के थ्रू पंजाब में ड्रॉप होते थे, फिर वहाँ से इसके वेपन वहाँ पहुँचते थे, इसके लड़के पहुँचाते थे। तो इसका लिंक था, लेकिन ये चीज़ बहुत बाद में पता चली हमें। तब तक मैं सेल से भी ट्रांसफ़र हो चुका था। उससे भी बड़ा क्राइम है ना, बहुत बड़ा देशद्रोह का क्राइम है। फिर अब जैसे पिक्चर में दिखाया डिमोनेटाइजेशन जो हुई है, और वो तो ये सच में बिल्कुल इन्वॉल्व था। बट ये मतलब लेकिन उस टाइम हमारी नॉलेज में था नहीं, ये आया नहीं, क्योंकि सिटिंग एमपी है तो कंसील भी फैक्ट किए हैं
फैक्ट जो है कंसील किए हैं ना, बिल्कुल। क्योंकि आप एक लिमिट में पूछ सकते हो ना। आप पर कोई दबाव आया ऊपर नहीं, से? मेरे पे कभी दबाव नहीं आया इस केस में, नहीं कभी भी नहीं आया। मैं 37 ईयर की जॉब की है। ऐसा कैसे कभी, हो सकता है? क्योंकि मुझे कभी किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। मैं इस टाइप का आदमी हूँ, सबको पता, जो मुझे जानते हैं कि अप्रोच करेगा तो और गड़बड़ होगी। क्योंकि इनके केस में, अतीक अहमद के केस में, ये सिर्फ कोई पॉलिटिशियन और फिर गैंगस्टर नहीं है कि बस चलो बाहुबली है किसी को मारा। आपको लगा कि आपने इतनी मुश्किल से, इतनी मेहनत से, जैसे आपने उसको वहाँ से पकड़ा, फिर जेल में भी भेजा, और उसके बावजूद इस तरह से उसकी जो बाकी जो कारनामे वो पता नहीं चले, और बाद में पता चले और वहीं पे बाद मार में पता दिया। चले, जब तक वो हमारे हाथ से, बिल्कुल, वरना दूसरी और- पुलिस के पास था। हाँ, नहीं तो उसकी नहीं, उस तरह की सज़ा होनी चाहिए थी। बिल्कुल। ये तो देखो, काम तो पुलिस का काम है अरेस्ट करना, बिल्कुल। और कोर्ट के सामने पेश करना, फिर ट्रायल वगैरह जो होता है वो प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी का काम है। तो आपने इतने बड़े बड़े केसेस में सर इनकाउंटर किया है। इनकाउंटर एक ऐसी चीज़ है कि एकदम उसी मौके पे तय करना होता है कि मारना है कि नहीं मारना है। देखिए, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। कोई भी पुलिस अफसर कभी सोच के नहीं जाता कि मुझे एनकाउंटर करना है। ऐसे डिसाइडेड नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये सोच के जाता है भाई हार्डकोर क्रिमिनल है, पकड़ना है। और वो दूसरा ये भी सोच के चलता कि ये ऐसे करेगा तो मैं क्या रिएक्ट करूंगा, तो अपने पूरी होमवर्क करके जाता है। मेरे जैसा पुलिस वाला तो पूरी तैयारी करके लेकिन जाता मौके है। पे अलग होता है कुछ। मौके पे ये है कि अब मैं गया तो किसी क्रिमिनल को पकड़ लिया, बड़ा इजीली पकड़ लिया। दूसरे क्रिमिनल को पकड़ा, पता चला बहुत हार्डन है, उसने जाते ही जो है एकदम पिस्टल निकाली आपकी तरफ, पॉइंटिंग आउट कर दी। आप क्या करोगे सिचुएशन में? अगर आप फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड में डिसीजन नहीं लोगे तो आप मारे जाओगे, आपके साथी मारे जाएंगे। तो आपका डिफेंस चालू हो जाता ना। जैसे ही उसने वेपन निकाल लिया तो आपका डिफेंस चालू हो गया। आपको अपना भी बचाना, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और अपनी टीम को भी बचाना, क्योंकि आप लीड कर रहे हैं। तो तब आपने जो डिसीजन करना हो वो फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड में करना है कि क्या करना है। जब तो एनकाउंटर ऐसे होता है, ऑल ऑफ सडन होता है, पहले फ्री थॉट नहीं होता। जब उस मोमेंट में आप ट्रिगर दबाते हैं ना, उस वक्त आपको कभी कोई थॉट आता है कि इसको, इतना टाइम नहीं मिलता थॉट का। तो कोई कि कभी किसी ने बोले कि अच्छा आप मुझे मत मारो, या कोई एक मर्सी, एक दुख का वो कि नहीं भी मार सकते हैं, ऐसा कभी आता है आपको कोई थॉट? नहीं, देखिए, जो हार्डन क्रिमिनल होगा वही वेपन आपकी पुलिस पे फायर करेगा, पुलिस पे। और जो क्रिमिनल सॉफ्ट कॉर्नर होगा, पुलिस की तरफ वेपन ही नहीं निकालेगा, ना पॉइंटिंग आउट करेगा, ना पुलिस पे अटैक करने की कोशिश करेगा। तो वो मौका ही नहीं आता है। वो मौका ही नहीं आता। अभी हम प्रेस वालों की बात कर रहे थे, तो उससे ही बहुत इम्पोर्टेंट केस जो आपने और देखा है, 90s में हम एक शो देखते थे, इंडियाज मोस्ट वांटेड। ओके। चैन से सोना है तो जाग जाइए, ये लाइन आज तक मैं भूली नहीं हूँ। तो सुहेब इलियासी जो उसके मेन एंकर, राइटर, सब कुछ थे, उनको आपने तब इंट्रोगेट किया था, उठाया था। वो एक ऐसी शख्सियत थी कि उनके बहुत फैन फॉलोइंग थी उस समय। Yes. लेकिन क्राइम भी बहुत बड़ा था। मैं खुद बहुत तगड़ा फैन था उनका। अरे फिर कैसे हुआ सर, ये कैसे हुआ? क्या, जब उन्होंने ये सीरीज बनाई थी ना, मुझे बड़ी पसंद आई कि जितने भी टॉप क्रिमिनल थे उस टाइम बड़े पकड़े जा रहे थे और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो मैं इनका कोई एपिसोड नहीं छोड़ता था, डेली देखता था मैं उस एपिसोड देखने के लिए। तो एक बार क्या हुआ कि पांडव नगर के इलाके में ये सुप्रीमैन के लिए में रहते थे। तो इन्होंने शादी जो है, एक इनके साथ लड़की पढ़ती थी, अंजू सिंह, श्रीवत्स ठाकुर, हिंदू लड़की से शादी। हाँ, ये दोनों जामिया में एक साथ थे। वहाँ इनकी दोस्ती हो गई। दोस्ती होने के बाद इनके अफेयर हो गए। इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज कर ली। अंजू इलियासी हो गई। उनके फादर IIT कानपुर में डायरेक्टर थे, मिस्टर AK सिंह, उनकी बेटी थी। तो हुआ क्या, जब इन्हें शादी कर ली, शादी करने के बाद फरवरी 2000 की बात है, तो अंजू का एक दिन मर्डर हो गया। तो क्योंकि सुहेब इलियासी अपने आप में बड़े लाइमलाइट में थे एकदम, उस टाइम स्टार थे, राइजिंग स्टार थे, और ये इतनी जल्दी ऊंचाइयों पर चढ़े विद इन मंथ हो, कोई तो सालों में चढ़ता, विद इन मंथ उस सीरियल से। इन्होंने क्या करा, ये सीरियल जब मैंने इंटरोगेट किया था अरेस्ट के बाद, तो इन्होंने कहा जी एक UK में एक शो आता था, उसे देख के मैंने ये हिंदी में इंडिया मोस्ट वांटेड बताया। उस सीरियल का नाम भूल रहा हूँ जो इन्होंने बताया, उसकी कॉपी इन्होंने की थी।
तो ये बड़ा हिट हो गया तो दिमाग भी हिट हो गया। दिमाग भी हिट हो गया। तो हुआ क्या कि सबसे पहले इनसे मेरी बात हुई, मर्डर से पहले की बताता हूँ मैं। एक हमारे हेड कांस्टेबल मंगोलपुरी का था, उसका मर्डर कर दिया था राजस्थान में। एक उसका नाम था बदमाश का चंद्रमोहन पंडित, चंद्रमोहन। उस पर 1-2 लाख का इनाम था। मंगोलपुरी में हेड कांस्टेबल था, राजस्थान गांव गया था बदमाश, तो वो भी पीछे चला गया, वो भी उसी गांव का था। तो उसे पता चल गया कि कोई हेड कांस्टेबल मेरा पीछा कर रहा, उसे गोली मार दी। तो इन्होंने वो शो दिखाया, तो हम पे उस दौरान इन्फॉर्मेशन आ गई। तो हम स्पेशल स्टाफ में थे, सब इंस्पेक्टर था मैं विवेक त्यागी, हम दोनों को वही इन्फॉर्मेशन लीड मिली, तो हम उस पर काम कर रहे थे। तो हमने एक दिन अपना एक हेड कांस्टेबल सतीश भेजा, इनका केजी मार्ग पे जो वो है मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे था ऑफिसर, एक मालवीय नगर था जी। तो हमने कहा फ़ोटो ले आओ चंद्रमोहन पंडित की, क्योंकि फ़ोटो नहीं थी हम पे। हम एक उस पर काम कर रहे थे और एक उस पर कर रहे थे संजीव सब्रवाल पे। संजीव सब्रवाल ने हमारे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मारे थे यहाँ पे यमुना बिहार में, भजनपुरा थाने में केस रजिस्टर हुआ था। तो हम इन 2 पे काम कर रहे थे। तो संजीव सब्रवाल की तो हमें फ़ोटो मिल गई थी, लेकिन चंद्रमोहन पंडित की नहीं मिली थी। अपनी उनकी फोटो नहीं थी? चंद्रमोहन पंडित की, अच्छा, वो थे जिसने हेड कांस्टेबल मारा था, जिसने उस पर हम काम कर रहे थे। ओके। तो वो हेड कांस्टेबल बोला, सर हम जाते हैं और शोएब इलियासी तो एंटरटेन ही नहीं करते हो, तो कहते हैं मैं डीसीपी से कम या सीपी से कम फ़ोटो नहीं दूंगा। अच्छा। तो एक दिन बहुत गर्मी थी, वो बेचारा गया, बोला सर आज मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कि जाओ शोएब से मेरी बात कराना। तो हेड कांस्टेबल गया, शोएब से बोला जी फ़ोटो दे दो। बोले यार तुम्हें मना किया, फिर आ गए तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट डीसीपी मेरे से बात करेंगे। फिर मैंने सतीश को कहा तो स्पीकर पे फ़ोन ले। मैंने शोएब भाई सलाम वालेकुम, यार हमारा एक हेड कांस्टेबल मारा, उसमें हम पे कुछ चल रहा है, तो आप एक फ़ोटो दे दो। तो इसने मुझे बड़ा वैसा जवाब दिया वेक सा, मतलब उसने एंटरटेन ही नहीं किया। मैंने शोएब भाई दुनिया गोल है, ध्यान रखना। मैंने फ़ोन काट दिया। अब होता क्या कि शायद मुंह पे लक्ष्मी, जीप पे लक्ष्मी बैठी थी, कुछ बैठी थी, सरस्वती बैठी थी। फरवरी में जो इलियासी का मर्डर हो जाता है, ये जनवरी की बात है और फरवरी में मर्डर। हाँ मर्डर हो जाता है। मर्डर होने के बाद वो उसमें जो है एसडीएम इंक्वायरी करता है, तो इन्हें क्लीन चिट मिल जाती है। फिर इनकी सास अंजू की मदर रुकमा सिंह और बहन रश्मि सिंह कनाडा में टोरंटो में रहते हैं, वो आ जाते हैं। वो आके यहाँ हंगामा करते हैं, मीडिया में बड़ा वो करते हैं, और जो उस टाइम के एसडीएम साहब थे उन पे भी थोड़ा सा उन पे एलिगेशन वगैरह लगाया, और डॉक्टर्स पर भी। तो अल्टीमेटली फिर केस रजिस्टर हो जाता है 304/120B का पांडव नगर थाने में, और वो इन्वेस्टिगेशन आ जाती है हमारे स्पेशल स्टाफ में, जहाँ मैं पोस्टेड था। तो हमारे एसीपी थे राजीव रंजन साहब, इंस्पेक्टर थे महेश तोलिया, मैं और विवेक त्यागी और हमारी टीम। वो फाइल हमें मिल गई, इन्वेस्टिगेशन चालू किया। तो हमने 28 फरवरी को इन्हें अरेस्ट किया। 28 फरवरी थी, 27 फरवरी को अरेस्ट किया, कोर्ट में पेश किया। फिर कोर्ट ने इन्हें एक दिन जेसी भेज दिया। फिर बाद में हम रिमांड पर लाए, 3 दिन के रिमांड पर। फिर इनसे इंटरोगेशन स्टार्ट की। तो इंटरोगेशन में मर्डर जो हुआ था, जो सेकंड इंजरी थी, कॉज ऑफ डेथ होती, और जो स्टबिंग हुई थी चाकू से। तो उस दिन बताते हैं कि भाई मेरा कोई शो था, शो करने जाना था, कोई बाहर की टीम आई थी। तो अंजू इरिटेट थी किसी बात पे, उसने कहा आज आप शो पे मत जाना। इनका हेयर ड्रेसर भी आ रखा था एक जामिया से, तो उसने बाल वाल काटे। फिर उसने कहा जाना नहीं, तो उसने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई तो उसने बच्चा उठा लिया, और जो इसकी वो थी रिवॉल्वर लाइसेंस वहीं रखती थी, हाँ लाइसेंस ही थे, वो उठा के जो बच्ची कनपट्टी में लगा दी कि मैं इसे भी मारूंगी, खुद भी मारूंगा, आप मत जाना। शोएब ने जो है उसे समझाने की कोशिश करी और रिवॉल्वर छीन ली, विन ओवर कर अपनी रिवॉल्वर सेफ कस्टडी में रुका गया। फिर वो जब चलने लगा तो उसने चाकू उठा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, गुस्सा आया हुआ था। तो उसने चाकू से कहते हैं खुद स्टैबिंग की।
स्टैबिंग की तो ये फिर हॉस्पिटल ले गए, वहाँ था एक मयूर विहार में नर्सिंग होम था, उसमें ले गए तो डॉक्टर ने कहा भाई इनका तो ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, फिर इन्हें एम्स ले गए तो ब्रॉड डेड हो गई वहाँ। पर स्टैब किसने किया था? इन्होंने ही किया था, शोएब इलियासी ने किया था। ये तो ये कहता कि अंजू ने खुद किया, लेकिन जो दूसरी स्टैबिंग थी वो पॉसिबल नहीं थी। देखो एक दूसरा मारेगा तो स्टैबिंग डीप होगी और खुद मारेगा तो इतनी डीप नहीं होगी, तो वो चीज़ कंट्रोवर्सी थी वो बाद क्योंकि में मौके proof पे कोई हुआ- था नहीं। बाद में प्रूफ हुआ वो। मौके पे कोई था नहीं, लेकिन कॉज ऑफ डेथ जो दी वो ये थी कि भाई जो दूसरी इंजरी थी डीप वाली उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, डेथ हो गई। एक तो मौके पे गवाह नहीं था, कोई आई विटनेस नहीं था कि चाकू किसने मारा, ये चीज़ उसमें मेन वो था। और बच्चे का इसमें बच्चा वहाँ पे नहीं था। ये बच्चा तो छोटा था, गोद में था ना बच्चा, तो वो तो पलंग पे था। तो इसमें ये हुआ, फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस थी तो इन अरेस्ट किया तो फिर पता चला कि इन पर 2 पासपोर्ट हैं, तो फिर एक पासपोर्ट का केस रजिस्टर कराया हमने तिलकमार थाने में, क्योंकि जो इनकी जुरिडिक्शन थी इनके घर की वो तिलकमार थाने में आती थी कि जी मार्ग जो है। फिर उसमें कोर्ट में ट्रायल चला तो नीचे कन्विक्शन हो गई थी, फिर हाई कोर्ट से ये बरी हुए। पर कई साल आपसे चल गए। आपने इनसे पूछताछ जब करी तब उनका कैसा डिमीनर था, किस तरह का हाव भाव था? हाव भाव तो पहले तो पुलिस को पुलिस ही नहीं समझ रहे थे, अच्छा तभी क्योंकि भी। स्टार थे, और उसे ये था कि उस टाइम सीपी साहब थे हमारे अजय राज शर्मा, तो ये उन्हें जानता था क्योंकि हिट हो रखा था, तो इससे ये था कि भाई सीपी साहब मुझे जानते हैं तो कुछ भी, लेकिन इंटरोगेशन इनसे प्रॉपर हुई क्योंकि हमें ना प्रेशर था ना कुछ। तो ये हमारे पास कस्टडी में रहे, फिर 3-4 दिन रहे कस्टडी में पीसी रिमांड में, फिर इन्हें पेश किया, फिर जुडिशल भेज दिया, फिर उसमें ट्रायल चला। ट्रायल में नीचे कन्विक्शन हुई, लेकिन हाई कोर्ट में जाके लैक ऑफ एविडेंस की वजह से फिर इन्हें एक्यूट हो गया इनका केस। लेकिन पूरे समय जब भी जितना समय आपने इनसे इंटरोगेट किया वैसा ही था बिल्कुल उनका- जैसे करते उनका हैं, बर्ताव। जैसे एक एक्यूज को करते नहीं, दूसरे दिन फिर वो थोड़ा सा अच्छा फिर अर्श से सब- फर्श पे आ गए थे। उन्हें ही लगा कि भाई स्टार थे, जितनी ऊंचाई पे ये जितनी स्पीड से चढ़ा था उसके कई गुना एकदम नीचे आ गया उस इंसिडेंट से। नहीं, बहुत नाम था और बहुत बड़ा स्टार था अपने आप में। जी ऐसे ही सर आपने ये तो खैर इसमें तो और कोई वो नहीं है जिसमें आपने इनकाउंटर किया हो, तो आपके और कई सारे केसेस हैं बहुत मशहूर जिसमें आपने प्रॉपर इनकाउंटर किया है। जैसे एक बच्चे की किडनैपिंग वाला केस था जो एक बहुत इमोशनल केस भी है। तो आपके इतने 37 साल के करियर में सबसे मुश्किल अगर कोई आपको इनकाउंटर या एक केस लगा हो तो वो कौन सा था? मुझे ये GTV एनक्लेव वाला 2018 वाला, क्योंकि वो बच्चा 4.25 साल का था। उसमें मैं और मेरी टीम इमोशनली जुड़ी हुई थी। हुआ ये था कि 25 जनवरी 2018 को बच्चा अपनी बहन के साथ स्कूल जाता है। आनंद विहार के इलाके में एक स्कूल था। तो जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल की बस में 16 बच्चे और होते हैं, टोटल 18 बच्चे होते हैं। जब वो बस वहाँ पहुँचती है GTV हॉस्पिटल के सामने इवास पे, एक मोटरसाइकिल आती है, उस पर 2-3 लड़के होते हैं, गाड़ी रुकवाते हैं, मोटरसाइकिल आगे रखे गाड़ी के और चढ़ते हैं, और ड्राइवर नरेश थापा जो है उसकी जांग में गोली मारते हैं और एक बच्चे को उठा के ले जाते हैं। ऐसा दिल्ली में हो रहा है? दिल्ली में। और वो भी कब? जनवरी 25, जब पूरी सिक्योरिटी टाइट होती है दिल्ली की, क्योंकि इतनी heavy रिपब्लिक डे security, मना रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। सारे बॉर्डर सील होते हैं। तो ये इंसिडेंट होते ही सनसनी फैल गई। जब सनसनी फैल गई तो पूरी दिल्ली पुलिस की जो इलाइट यूनिट है हमारी, स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल स्टाफ, सारे यूनिट आ जाती हैं ऐसी जगह जब सेंसेशनल केस होता है। सब मौके पे पहुंचे थे, हम भी पहुंचे थे। तो मेरे DCP जी डॉक्टर जी राम गोपाल नायक थे, ACP राजेश कुमार थे, मैं और मेरे सब इंस्पेक्टर और सारी टीम थी। हम पहुंचे तो वहाँ मौके पे गए। मौके से फिर हम जो गुप्ता जी थे, गुप्ता फैमिली, उनके घर गए तो वहाँ देखा कि वहाँ मातम सा छाया हुआ था। पूरे इलाके के 1000 आदमी इकट्ठे थे उनके घर के बाहर गली में। फिर उसी दौरान
लोकल पुलिस इंटरोगेट कर रही थी तो हमने ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं किया क्योंकि लोकल पुलिस का केस था। तो जीटीवी एनक्लेव में फिर वो किडनैपिंग का केस रजिस्टर हुआ। और डीसीपी थी मैडम नूपुर प्रसाद जी, तो उन लोगों ने बड़ा काम किया। फिर जब पब्लिक ने वहाँ पे एक तरीके से स्ट्राइक कर दी थी, सारे वहाँ के सिटी रेजिडेंट्स ने, फिर वहाँ इलाके के एमएलए आ गए थे, जितेंद्र महाजन जी, वो मेरे कॉमन फ्रेंड थे पुराने। अच्छा। तो हम भी मौके पे पहुँचे तो फिर उनसे बात हुई, भाई कम से कम ये तो प्रोटेस्ट तो हटाओ, पुलिस ने थोड़ी किया करना है, पुलिस तो अब आपकी हेल्प करेगी, पुलिस को आप लेकिन कोऑपरेट ऐसा करो। दिल्ली जैसी राजधानी में ऐसा कुछ हो जाए उनमें तो आक्रोश बहुत यही था बड़ी बात पब्लिक में कि जी 25 जनवरी को जब आप ये दावा करते हैं कि दिल्ली पुलिस में परिंदा पंख नहीं मार सकता, एक तो बच्चे को ऐसे उठा कैसे ले 4 साल का बच्चा, तो सबको सिंपैथी, वो भी स्कूल बस में से। स्कूल बस में। तो फिर वो लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ गए, कमिश्नर साहब गए, पटनायक साहब थे, अमूल्य पटनायक साहब। तो हुआ ये था कि फिर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की मांग करी कि सर आज बच्चे को 5-6 दिन हो गए, बच्चे का कोई क्लू नहीं, कुछ नहीं, कहीं बच्चे की जान खतरे में है, तो आप प्लीज़ इस इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर दीजिए कहीं। सीपी साहब ने कहा बताइए आप जहाँ कहेंगे। उन्होंने कहा जी क्राइम ब्रांच भेज दो। क्राइम ब्रांच को दे दिया। क्राइम ब्रांच में उस टाइम हमारे स्पेशल सीपी थे आरपी उपाध्याय साहब, डीसीपी जॉइंट सीपी थे श्री आलोक कुमार साहब, और डीसीपी जी राम गोपाल। तो हमारी पूरी क्राइम ब्रांच उस टाइम, सारे एसीपी डीसीपी जितने भी थे सब लगे हुए थे। तो 30 तारीख को ये ट्रांसफ़र हुआ, 31 को ये फाइल मुझे मिली। मिलने के बाद फिर हमने डे 1 वाला काम चालू किया कि जहाँ से घर से हमने कि भाई घर से मोटरसाइकिल लगाइए पीछे, तो घर से रखी की होगी। फिर हमने वो रूट फॉलो किया, रूट पर काउंट किया कितने सीसीटीवी फुटेज है, कितना किलोमीटर बैठता है। फिर वहाँ का सबका जो है हमने टेक्निकली इलेक्ट्रॉनिक डाटा वाटा उठाया, और उसके बाद हमारे जो इन्फॉर्मर थे उन्हें सबको एक्टिवेट किया। जब इन्वेस्टिगेशन मुझे मिल गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की भी हेल्प ली, जो हम कर सकते थे बेस्ट टू बेस्ट किया हमने। कितने घंटों बाद पता चला कि कहाँ पे है फिर location? 31 को एक कॉल आती है कि वो रैंसम कॉल मांगते हैं कि 60 लाख रुपए दे दो अगर बच्चा चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी हमें ये तो बताओ हमारा बच्चा जिंदा, प्रूफ तो दो। फिर उन्होंने बच्चे की वीडियो बना के भेजी। बच्चा उसमें कह रहा है पापा आई लव यू, यूँ करके, और मैं आपका चूहा बोल रहा हूँ। घर में उसे पापा प्यार से चूहा बोलते थे। बच्चा ठीक था। हाँ, तो वीडियो में फिर थोड़ा उन्हें तसल्ली हुई कि भाई, तो फिर जैसे किडनैपर ने कहा कि भाई 33 लाख के 2 बैग तैयार करो, फला जगह ले आना। फिर उन्होंने वो जो है आए नहीं पैसे लेने। 5 तारीख को फिर हमें एक लोकल वो मिली इनपुट मेरे घर डुंगस्टेबल को कि जी आज वो बारात में आ रहे हैं, शादी में एक में विवेक थाने के सामने टेंट ये हाउस है लोग? जो, हाँ, उसमें एक मास्टरमाइंड। अच्छा, तो वो शादी भी अटेंड कर रहे हैं? हाँ, तो मास्टरमाइंड 2 लेडीज़ के साथ आया था, तो हम भी बाराती बन के शादी में इन्वॉल्व हो गए। तो हमारे मौके पर डीसीपी एसीपी सब थे, पूरी टीम थी हमारी, क्योंकि हम मौका छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो हुआ ये कि हमने बंदा आइडेंटिफाई कर लिया मास्टरमाइंड, उसका पीछा किया। फिर बॉर्डर पे हमने उसे पकड़ लिया, सीमापुरी बॉर्डर और शहीद नगर के बीच में पकड़ गए। फिर उससे इंटरोगेशन, सस्टेन इंटरोगे, पहले तो बरगलाता रहा। अच्छा। जब उसे सस्टेन इंटरोगेशन की तो उसने फिर बताया कि जी बच्चे को हमने गाजियाबाद में शालीमार सिटी में रखा हुआ है, 11 मंजिल बिल्डिंग है और 5वीं फ्लोर पर रखा हुआ है। अब वहाँ हम पहुँचते हैं सारे, तो हमने देखा कि वहाँ तो 5वीं मंजिल से बच्चे को फेंक भी सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरी टीम का एक सब इंस्पेक्टर वहीं रहता था। फिर उसे के घर से हमने गद्दे, चादर, कंबल शंबल मंगाए और 4-4 लड़कों की टीम बना के और खिड़की के नीचे खड़े कर दिए, जैसे फायर ब्रिगेड वाले जाल लगाते हैं। जाल तो पॉसिबल ही नहीं था, रात में टाइम कम था हम पे। फिर मेरे साथ मेरा कमांडो था, मेरे साथ सब इंस्पेक्टर वगैरह, हम 8-10 जने और डीसीपी साहब है।
हम उसके घर गए, उसे मास्टरमाइंड को लेकर गेट नॉक कराया तो 2 गेट होते हैं, एक लकड़ी का एक लोहे का, हर फ्लैट में आप देखोगे। तो उसने क्या करा, जैसे ही लकड़ी का गेट खोला तो उसने देखा कि जो मास्टरमाइंड है उसके साथ कई हैं, तो बोला पुलिस। वो लोडेड पिस्टल ले रखी थी उसने देख तो एकदम शूट किया। जैसे ही शूट किया तो जो मास्टरमाइंड जाली वाले गेट से। था, हाँ, जो मास्टरमाइंड था उसे मैंने एकदम धक्का दिया, क्योंकि गोली उसे लग सकती थी। धक्का दिया तो गोली मेरे लगी, मैंने ब्लड प्रूफ पहना हुआ था, और जैसे ही मुझे पता कि अब लोडेड है तो और चलाएगा, मैं एकदम नीचे बैठ गया, मैंने शूट किया तो उसके गोली यहाँ लगी, ऑन स्पॉट फ्लैट हो गया, ब्लड इंजर्ड होकर गिर गया। गोली के बाद सुनकर दूसरा शूटर आया, क्योंकि ये मास्टरमाइंड ने बता दी थी 2 लड़कियाँ दोनों वेपन, और गोली 100% चलेगी। तो हम उसी हिसाब से तैयार होकर गए थे। क्यों चलेगी? क्योंकि जब किडनैप किया तो गोली मारी थी हमने ड्राइवर को, और सर 60 लाख रुपए लेने तो गोली के लिए तैयार है। तो हम उसी हिसाब से तैयार होकर गए थे, ब्लड प्रूफ वगैरह पहन के। जब वो लड़का आया उसने गोली चलाई तो मैं तो नीचे बैठ गया था, दूसरी गोली मेरे कांस्टेबल के लगी ब्लड प्रूफ पे। फिर वो फिर जैसे ही उसने और गोली चलाई, मैं नीचे बैठा था, मैंने फायर किया, फायर उसके यहाँ लगा, दूसरे का, उसका नाम था सिंह साहब, और जैसे ही वो गिरा उसकी पिस्टल झपट कर नीचे गिर गई। जैसे ही वो फिर झपटा पिस्टल पर लेकर बच्चे की कमरे की तरफ भागा, तो मेरा जो सिपाही था उस पर AK-47 थी, उनने AK-47 से फायर किया जो पैर की तली में लगा। इसी दौरान फ्रिक्शन ऑफ ए सेकंड में, ये देख लीजिए 5 सेकंड नहीं लगे होंगे, सारी टीम ने मिलकर लोहे के गेट को मोड़ा, हाथ डाल के कुंदा खोला और बच्चे को अंदर जाके, जब गोली चली तो बच्चे की आवाज़ आई चीखने की, तो मुझे ये तसल्ली हुई बच्चा जिंदा है। तो फिर मैंने उसे गन पॉइंट पे ले रखा था इंजर्ड को। फिर हमारे DCP और टीम अंदर गई, बच्चे को गोद में उठाया, बच्चा पलंग के नीचे था, डर के मारा। तो उसे काफ़ी देर समझाया, पुलिस अंकल है, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जब वो किडनैप हुआ तो गोली चली, जब पुलिस रेस्क्यू करने गई तो गोली चली, तो बच्चे का बहुत डर बैठा हुआ था। फिर वहाँ देखा चॉकलेट और वेफर्स पड़े हुए हैं, उन्होंने बड़ा संभाल के बच्चे को रखा हुआ था, क्योंकि बच्चा तो एसेट्स था उनका, 60 लाख ध्यान रखा था, खाना वाना, हाँ, खाना वाना, खिलौने विलौने ला रखे थे, कपड़े शपड़े। तो फिर बच्चे को गोद में लिया, फिर हमारे DCP साहब GTV एनक्लेव में ले गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर को चेक कराया, फिर हमने उनके घर इंटीमेशन दी। तमाम मीडिया को तब तक पता चल गया था, मीडिया ऑन द स्पॉट ही आ गई थी वहीं। और जब GTV एनक्लेव में उसके दादा, मदर और फादर आए तो सीन देखने लायक था इमोशनली, मतलब आंखों में आंसू आ गए थे, जितना वो रोए थे। तो अपने बच्चे को सामने हाँ, देखकर। और 11 दिन मिस किया बच्चे को, 11 दिन। तो 11 दिन वो पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चे के लिए पल पल मरे हैं। और जब उन्होंने बच्चे को गोद लिया और जो बच्चे को चूमा और जो पुलिस का थैंक्स किया, वो सीन बड़ा इमोशनली था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी PHQ में, तमाम मीडिया, उस टाइम मीडिया हमने प्रेस हॉल से निकल के जब उस पर आए थे CDO पे, तो वहाँ तमाम मीडिया छाए हुए थे। तो उस दिन हम क्राइम ब्रांच हमारी हीरो बनी हुई थी। बिल्कुल। तो पल मेरे लिए ऐसा था कि ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मैं हीरो बन गया। अगर उस टाइम मेरे से जरा सी भी चूक हो जाती या फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में मैं उसे गोली नहीं चलाता और वो बच्चे को मार देते, वो भागा बच्चे को मारने ही हाँ, था। बच्चे को मारने में कामयाब हो जाते, तो सबसे बड़ा विलन दिल्ली पुलिस का मैं ही होता। क्योंकि हो सकता सब ये कहते कि जी गोली तो इसने चलाई, देखते हो आप, डिसीजन इसका था। तो उस टाइम फिर कि फायर ही नहीं करना हाँ, चाहिए था पहले। हाँ, अब बच्चा चूंकि रेस्क्यू कर लिया, किडनैपर मारे गए तो हम हीरो बन गए। फिर हमें जो है गवर्नमेंट ने, हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन गया, 4 गैलेंट्री मिले, एक DCP साहब को, एक मुझे, एक मेरे कांस्टेबल को, एक मेरे CP को। पर वो बच्चे को मार सकते थे, बहुत बिल्कुल बड़ी मार सकते पॉसिबिलिटी थे। वो इसलिए भाग के अंदर तो गया। बिल्कुल एकदम उन्होंने कहा समझा दिया था मुझे उसने, जो मास्टरमाइंड ने, कि वो दोनों को मारेगा। वेपन है, कुछ भी हो सकता है। तो हम इसलिए प्रिपेयर होकर गए थे। लेकिन गोली चलाने का जो डिसीजन लिया ना, मैंने जब लिया जब उसने शूटर ने आते ही गोली चलाई, मैं भी रेडी पोजीशन में था, मैं हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार था। मेरी भी जान जा सकती है, गोली यहाँ की वजह यहाँ लग जाती, ये भी हो सकता। हाँ, और वो मास्टरमाइंड को भी मार देता। अब मैंने मास्टरमाइंड को भी बचाना था, अपने को भी बचाना था, अपनी टीम को भी बचाना था।
चूंकि लीड मैं कर रहा था, मैं उस इन्वेस्टिगेशन में कर रहा था, लीड में कर रहा था, तो डिसीजन मेरा था। और जब ऑन द स्पॉट जाते हैं, जब फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में डिसीजन लेना होता है, तो आप अपने सीनियर अफसर की तरफ देखने का मौका भी नहीं मिलता। सोच ही नहीं पाते। सोच ही नहीं पाते कि मैं डीसीपी साहब से बोलूं सर गोली मारूं, नहीं, उस मौका ही समय नहीं। ऑर्डर्स का कोई वो नहीं होता है। देखो, यू आर द बेस्ट जज इफ यू आर प्रेजेंट ऑन द स्पॉट, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। तो ये डिसीजन जो है टीम लीडर का होता है। तो ये मेरे लिए एक इमोशनली केस था, जुड़ा हुआ था मैं। फिर उस बच्चे का जब बर्थडे आया 5वां, तो उसके पेरेंट्स और इलाके के एमएलए जितेंद्र महाजन जी मेरे ऑफिस आए थे, और मेरे ऑफिस में उसका केक कटा। फिर कई अखबारों ने छापा कि जीवनदाता इंस्पेक्टर ने बच्चे का बर्थडे बनाया। बहुत बड़ी न्यूज़ छापी थी 2-3 तो अखबारों ने। काफी खतरनाक क्रिमिनल्स थे, पहले भी किडनैपिंग नहीं, वगैरह वो होती थी। क्या थे कि उन्होंने एक मर्डर कर दिया था 2015-16 में, पकड़े नहीं गए थे, और वो किसी की निगाह में भी नहीं थे, तो इसलिए वो डेयरिंग थे। इस तरह की पुलिसिंग ये कितना इम्पोर्टेंट है एक सिस्टम में। जैसे अब आप 37 साल हो गए, उसके अब तब की पुलिसिंग और अब की पुलिसिंग में बहुत फ़र्क हो गया। अब देखो, वो हर फर्क चीज़ में देखते हैं आप। साइबर क्राइम बहुत होने लगा, उस ज़माने में नहीं होता था पहले। हाँ, साइबर फ्रॉड होते हैं, हर तरह का साइबर इन्वॉल्व हो गया। पहले जो लोकल इन्फॉर्मेशन होती थी ना, वो बड़ी सटीक होती थी। अब हम जो डिपेंड हो गए हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे, मीडिया उस पे हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पे। लोकल इंटेलिजेंस है वो तो अभी भी ली जा सकती है, बिल्कुल, और उसका कोई वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। पुराने ज़माने में जितने भी बड़े बड़े केस खुलते थे, कैसे खुलते थे? लोकल इन्फॉर्मेशन से, लोकल जो आपके इन्फॉर्मर होते थे। तो अभी वो इन्फॉर्मर्स वाला सिस्टम उस तरह का नहीं है। कहीं वो डिपेंड करता है मैन टू मैन। आईओ अब हमने अडॉप्ट किया इस केस में, तो हम सक्सेस हो गए, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी कर रहे थे, वो भी कर रहे थे, तो दोनों चीज़ हेल्पफुल थी। लेकिन वो ज़्यादा हेल्पफुल हुई हमारा लोकल वाली, सटीक इन्फॉर्मेशन मिले, उस पर हमने कंसंट्रेट किया। तो ये अभी भी करा जा सकता है। बिल्कुल करा जा सकता। अभी जो नई भर्तियां हो रही हैं, जैसे कांस्टेबल लेवल पे, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? आपके इतने बड़े करियर, इतनी बड़ी जर्नी, जिसमें आपने इतने बड़े बड़े केसेस को अकेले एक अपने दम पे मैं हैंडल मैसेज करना, ये दूंगा, लीड जब किया भी है। कोई पैटी ऑफेंस हो या बंदा इनिशियली कोई क्राइम करे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। कई बार हम अनदेखा कर देते हैं, यार बच्चा है, कोई बात नहीं, डांट डपट के भेज दिया ये नहीं, लेकिन वो डेयरिंग हो जाता है। तो उसे अगर इनिशियल स्टेज पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, तो आगे करने का हिम्मत नहीं करेगा। तो गैंगस्टर कब बनता है? जब हम इनिशियल स्टेज पर एक्शन नहीं ले पाते, उसका डेयरिंग खुल जाता है, और डेयरिंग हो जाता है कि यार कुछ नहीं होता, देखा जाएगा जो होगा। और इनिशियली हम उसे कर दें, उसकी फैमिली को बुला के प्रेशराइज करें, समझाएं, टाइट करें, स्ट्रिक्ट एक्शन लें, तो बच्चा हिम्मत ही नहीं करेगा। फिर उसकी फैमिली भी उसे वो नहीं करेगी, बूस्टअप नहीं करेगी, वो उसे वहीं समझा देंगे कि ऐसा करेगा तो ऐसा होगा, गलत राह पे आगे नहीं बिल्कुल। जाएगा। तो ये हमें इनिशियल स्टेज पे करना चाहिए। जब भी कोई पैटी ऑफेंस लेना करे, चाहिए। उसे सीरियस लेना चाहिए। ये नहीं कि यार ये ऑफेंस करा, चल कोई बात नहीं, अगली बार नहीं करेगा, नहीं, एक्शन लो। आपका फिर ये वो मैसेज, इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है देखते देखते कि फिर वो बेकाबू हो जाता है। आपने ये खुद देखा है अपने? बिल्कुल अपनी देखा है आंखों मैंने। से। आपका ये मैसेज, आई होप जो देख रहे हैं इस मैं एक podcast एग्जांपल को, देता वो हूँ। देखें। बिल्कुल। मैंने सुलेमान पकड़ा। सुलेमान बच्चा था 15 साल का। कहाँ पे था सर ये? ये था बुलंदशहर का, लेकिन यहाँ चिल्ड्रन जेल में रह रहा था, हमारे इधर जो टीला, उस पे मुखर्जी नगर वाला? नहीं, मुखर्जी नगर ये वाली जेल है, ये मजनू का टीला। मजनू का टीला। उस इतना शातिर था 15 साल का। उसने क्या करा, एक दिन सुप्रिटेंडेंट को वहीं बांध दिया, और रात को जेल से 4-5 लड़के लेकर कूद के भाग गया। उसका बड़ा भाई, वो लड़के यहाँ के थे खुर्जा देहात के, वो 5 भाई थे, 5 टॉप के बदमाश। एक का नाम था पहलवान, बोलते थे उसे, फारूक पहलवान। एक का भाई का नाम था डांगर। ये इस तरीके से 5 भाई थे, 5 खतरनाक। तो वो 15 साल का उम्र का था, जुवेनाइल में था, तो 3 साल से ज़्यादा सज़ा होती नहीं। तो इतना डेयरिंग था, जो मर्जी कर देता था।
बाद में वो बुलंदशहर पुलिस ने एनकाउंटर में मारा उसे भी और उसके भाई डांगर को, अच्छा। क्योंकि 1-1 लाख के नाम हो गए, बड़ा लूटपाट करते थे। तो उस बच्चे को पुलिस ने समझ के ये छोड़ दिया था शुरू में, यूपी पुलिस ने, कि भाई बच्चा है मान जाएगा, लेकिन वो बहुत खतरनाक, जबकि हिस्ट्री शीटर अगर बाकी हाँ। लोग रहे हैं उस घर तो में। डॉन बनने की राह पे था, लेकिन वो 21-22 साल का होते होते उसका एनकाउंटर हो गया। वो 5 भाई थे, पांचों ही बहुत खतरनाक थे, और उसमें 3 मैंने पकड़े थे, फारूक पहलवान, डंगर और ये सुलेमान। सुलेमान जुवेनाइल था तो चिल्ड्रन कोर्ट में पेश करना पड़ा, लेकिन उसकी जो हाव भाव थे वो ऐसे थे कि बहुत बड़ा गैंगस्टर बनेगा, और बना। वो ये है कि नोएडा में उसने कोई वारदात कर दी थी, और ये सिकंदराबाद या कहाँ यूपी पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया था, जो उस पर इनाम था। तो अंत एनकाउंटर में हुआ। हाँ, तो बदमाश की कोई लाइफ ज़्यादा तो होती नहीं, लेकिन ये है कि जब इनिशियली कोई क्राइम करे ना, तभी उसके खिलाफ एक्शन ले लो, तो हिम्मत नहीं करेगा। आप, आई होप आपका ये मैसेज सबने अभी देखेंगे व्हेन दे सी दिस पॉडकास्ट। सर प्लीज़ टेल आवर व्यूअर्स कि वो इस पॉडकास्ट को TDM मंथन को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा सारे व्यूअर से रिक्वेस्ट है, TDM मंथन पे जो मेरा पॉडकास्ट है उसे आप प्लीज़ देखें ध्यान से, और अपने अपने व्यूज़ दें कि पॉडकास्ट कैसा लगा। वसला जी ने मेरा ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, तो बताएं कि कैसा लगा आपको। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट। और आपने इतने सारे कहानी किस्से, सिर्फ अतीक ही नहीं, बहुत सारे, और अंदर एक जो सीख है इस सब में वो भी बताया। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जानना। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। प्लीज़ इसे देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमें कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि हम ऐसे पॉडकास्ट और ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू वत्सला जी।